परम आदरणीय स्पीकर महोदय, निर्णायक गण एवं मेरे प्यारे संसद सदस्यों, आज सदन का मत है कि सदन का मानना है कि भारत के युवाओं की प्रगति के लिए आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए के पुरजोर विरोध में मैं अपना वक्तव्य लेकर यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे पक्ष के वक्ता द्वारा शब्दों की बाजीगरी करके यह कोशिश की गई कि सदन को भ्रमित कर दिया जाए और कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व रियलिटी के बदले यहाँ पर वह साइंटिफिक रियलिटी की लाने की बात ही नहीं कर रहे हैं और बस सुनी सुनाई बातों पे ही चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं उन्हें अदम गोंडवी का एक शेर सुनाना चाहूंगा कि तुम्हारे नजरों में, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जी हाँ महोदय, इनके आंकड़े झूठे और इनके दावे किताबी हैं, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों पे बात कर रहे हैं, ना कि साइंटिफिक रियलिटी पे। लेकिन वर्तमान में आरक्षण प्रणाली को जानने से पहले जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे जाते हैं और देखते हैं कि आरक्षण की शुरुआत आखिर आधुनिक भारत में कब से मानी जाती है। जब पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जब भीमराव अंबेडकर पूना पैक्ट में संयुक्त हिंदू समाज में आने की वकालत किए थे, उस वक्त महात्मा गांधी ने आरक्षण प्रणाली को एक सूत्रपात किया था और वहां से सदियों से दलितों, वंचितों, शोषितों के साथ जो आरक्षण में भेदभाव हो रहा था, उस आरक्षण के द्वारा उसे कम करने की कोशिश की गई थी। और अब वर्तमान स्थिति पे आते हैं। जब आप वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो स्थिति क्या है? सत्ता के 7 सबसे बेहतरीन प्रतिष्ठान को आप देख लीजिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे नागरिक समाज हो, चाहे मीडिया जगत हो या उद्योग जगत हो, वहां पे दलित समुदाय की स्थिति क्या है? उनके युवाओं की स्थिति भागीदारी है 5% एवं उससे कम, या और उनकी जनसंख्या कितनी है? 60% एवं उससे ज्यादा। जरा सोचिए कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन अभियान था? कतई नहीं। आरक्षण प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी, ना कि आपके गरीबी उन्मूलन अभियान। और यहाँ पर सदन में आरक्षण को नकारात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है और उसे गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको यह मानना होगा कि आरक्षण समाज में प्रतिनिधित्व की बात थी और जब तक प्रतिनिधित्व बराबरी की नहीं आती, समाज में आरक्षण चलेगा और बाकायदा उसका दायरा बढ़ना चाहिए। जब मैं उसका दायरे बढ़ाने की बात करता हूं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भागीदारी पे भी बात होनी चाहिए। इस पितृसत्तात्मक समाज में आखिर महिलाएं कहां तक आ पाई है, महिलाओं की क्या स्थिति है? और महिलाओं की जब मैं बात करता हूं तो इस दायरे को और बढ़ा के महिलाओं की तरफ भी ले जाना चाहिए, ना कि सिर्फ इसे जातिगत और शैक्षिक आहार पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमें समलैंगिक समाज की भी तो बात करनी होगी। क्या हम अपना दायरा इतना संकीर्ण कर लेंगे कि समलैंगिकों की बात तक नहीं करेंगे? हमें अपने दायरे को विस्तृत करना होगा, समलैंगिकों के हक की भी बात करनी होगी, क्योंकि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं और हम एक स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं। तो स्वस्थ समाज का यह आधार होता है कि वह समाज विकलांग ना बने। हमारे प्रतिपक्षी मित्र कहते हैं कि विकलांग बनाने की कोशिश की जा रही है आरक्षण से। जरा आप सोचिए, एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका हाथ बहुत बड़ा है, दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है और उसका हाथ अपंग है, तो ऐसे में उसके हाथ को काट के दूसरा हाथ में जोड़ा तो जाएगा? तो यह अपंग बनाने की नहीं, एक समता मूलक समाज की कल्पना की जा रही है आरक्षण के द्वारा। और इसे अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो यह आपकी मानसिक चेतना में विकास की कमी है, यह आपको मानना ही होगा। इसके अलावा हमें गांधी के सर्वोदय की संकल्पना को भी समझना होगा। गांधी सर्वोदय के द्वारा क्या कहते थे? समाज के सबसे निचले व्यक्ति भी मुख्य धारा में शामिल हुए और आरक्षण की शुरुआत उसी सर्वोदय की संकल्पना को लाने की एक शुरुआत के तौर पे देखा जाना चाहिए। और अगर आप भारतीय समाज की स्थिति को देखेंगे तो अभी भी पाएंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज में सर्वोदय की संकल्पना पारित नहीं हो पाई है, हम बराबरी नहीं आ पाए हैं। उसके लिए मैं वर्तमान परिदृश्य यानी कोरोना महामारी के समय का उस हृदय विदारक मजदूर प्रवास को दिखाना चाहूंगा। समाज में कैसी स्थिति है, कितनी गैर बराबरी है, इतनी आर्थिक विषमता है, और आप समाज को समतामूलक समाज ही नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको समझना होगा मंडल कमीशन की उस 2 लाइन को, जिसमें मंडल कमीशन ने यह लिखा था कि समानता समान लोगों के बीच लाई जा सकती है। अगर समानता को आप असमान लोगों के बीच लाने की कोशिश करते हैं तो आप समाज में असमानता को स्थिर रखना चाहते हैं। और हमारे प्रतिपक्षी मित्र की यही कोशिश रही है हमेशा कि वो असमानता को स्थिरता प्रदान करे और एक प्रिविलेज्ड ग्रुप की मोनोपोली क्रिएट कर दे और भारत को विकलांग समाज बना दे। इसके अलावा जब मैं आगे बढ़ता हूं महोदय, तो आगे बढ़ने के वक्त हमें समझना होगा कि किस तरह समाज में वो भीमराव अंबेडकर के 10 साल की बात करते हैं कि वो 10 साल के लिए आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन सदन को किस तरह गुमराह किया गया कि वो 10 साल बस राजनीतिक आरक्षण था।
सामाजिक और शैक्षिक आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था, वह तब तक के लिए है जब तक कि इस समाज में सबकी बराबरी ना आ जाए। इसलिए सदन को यह समझना होगा कि 10 साल बस राजनीतिक अधिकार की बात की गई थी, ना कि सामाजिक और शैक्षिक की। सदन को इस बारे में क्लियर रहना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक समाज में समानता नहीं आ जाती, जब तक इस समाज में समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो जाता और विशेषकर युवाओं की भागीदारी नहीं बढ़ती, तब तक आरक्षण को आगे लेके जाना ही होगा, क्योंकि आरक्षण प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, किसी गरीबी उन्मूलन अभियान का हिस्सा नहीं। धन्यवाद।